हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रिय छात्रों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का भाग 2। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार पहचाना जाता है। भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाने के लिए हमें आयन की आवश्यकता पड़ती है। जो आयंस आपस में मिलकर के एक कंप्लीट यौगिक का निर्माण करते हैं, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं संपूर्ण होती हैं। देखिएगा, यह आयन का नाम है और यहाँ इसका प्रतीक है और ये उसकी संयोजकता है। सबसे पहले हम लेते हैं धात्विक तत्व, अर्थात धातुएं जो आयंस बनाती हैं। सोडियम का प्रतीक होता है Na और इसकी संयोजकता है 1। संयोजकता का मतलब है किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसकी संयोजकता कहलाती है। और अपने सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर जो अपने ऊपर धनायन या ऋणायन त्याग कर या ग्रहण कर धनायन या ऋणायन का चिन्ह लाते हैं, उन्हीं को हम आयन कहते हैं, अर्थात आवेशित वस्तु को आयन कहते हैं। पोटेशियम का प्रतीक है कि ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, धनायन बन जाता है। सिल्वर का सिंबल यानी प्रतीक है Ag, ये भी अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, धनायन बनाता है। कॉपर के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, प्रतीक Cu है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है और ये अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों को त्यागता है और 2 धनायन बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम का प्रतीक Ca है, ये अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और ये धनायन बनाता है। जिंक का प्रतीक Zn है, ये भी अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और 2 धनायन बनाता है। आयरन Fe, ये अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और 2 धनायन बनाता है। कॉपर अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और ये धनायन बनाता है। अब बात ये आती है हमारे सामने कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो दो बार आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉपर है ये जो आपके 2 बार आया है, तो देखिए बेटे क्या होता है कि जो कॉपर है ये हुंड नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जहां आपने देखा होगा कि ये कुछ विशेष प्रकार के तत्व होते हैं, अर्थात ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो परिवर्ती संयोजकताओं को प्रकट करते हैं। जब कॉपर अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तब यौगिक बनाता है, उन यौगिकों को क्यूप्रस यौगिक कहते हैं। और जब कॉपर अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और यौगिक बनाता है, उसे क्यूप्रिक यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार बेटे आयरन है, आयरन अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, तब इसे फेरस यौगिक का नाम दिया जाता है। और जब आयरन अपने बाहरी कोश से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, तब इसे फेरिक यौगिक का नाम दिया जाता है। समझ में आया बेटे? जिनकी संयोजकताएं 1 होती हैं वो एकल परमाणु के यौगिक कहलाते हैं, जिनकी संयोजकताएं 2 होती हैं वो द्वि परमाणु के यौगिक कहलाते हैं, जिनकी संयोजकताएं 3 होती हैं वो त्रिपरमाणु के यौगिक कहलाएंगे, 3 से अधिक होंगी तो बहुपरमाणु के यौगिक कहलाएंगे, 3 या 3 से अधिक होने पर। अब मैं बात करता हूं अधात्विक तत्वों की। तो ऐसे अधात्विक तत्व मतलब कैसे हो सकती हैं, खनिज लवण कुछ भी इनमें से आ जाएंगे। तो अधात्विक तत्व ऐसे तत्व जो धातु नहीं होते और अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो धातुओं की होती है। लेकिन कुछ विशेष एलिमेंट ऐसे भी हैं जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब भी अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है, अपने ऊपर धनायन बनाता है, तो उस सिंबल यानी प्रतीक को आप प्रोटॉन का नाम दे देते हैं। इसे या हाइड्रोजन आयन कह दो या प्रोटॉन कह दो।
जब हाइड्रोजन आवश्यकता पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है तो उसे हाइड्राइड कहते हैं, अर्थात H ऋणायन कहेंगे। ऐसे ही हैलोजन, हैलोजन 17वें वर्ग के एलिमेंट हैं जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये जब एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं तो इनके ऊपर एक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। हैलोजेंस को प्रदर्शित करते हैं H से, जैसे Cl, Br, I। ये अपने सबसे भारी कोश में पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर एक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऐसे ही ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड जैसे O2, ऑक्साइड O2 है। इनके भी सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, अर्थात ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनके ऊपर 2 ऋण का चिन्ह आ जाता है ऑक्साइड। ऐसे ही सल्फाइड है, सल्फाइड सल्फर के सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अर्थात वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है। नाइट्राइट, अभी नाइट्राइट होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है और 3 ऋणात्मक आयन प्रदर्शित करता है, इसलिए नाइट्राइट कहलाता है। अब बात करते हैं बहुपरमाणु के आयंस की। बहुपरमाणु के आयंस मतलब ये जितने भी अभी तक आपने पढ़े उनमें आपने देखा सिर्फ एक ही परमाणु था, जैसे सोडियम का एक परमाणु था, पोटेशियम का एक परमाणु था, सबका एक एक परमाणु है कि नहीं, सबका एक एक परमाणु है, तो ये एक एकल परमाणु के यौगिक हैं। प्रिय छात्रों, जिन धातु तत्वों की संयोजकताएं एक होती हैं, अर्थात ये एक परमाणु के यौगिक हैं जिनमें परमाणु की संख्या 1 है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकताएं 2 होती हैं लेकिन परमाणुओं की संख्या 1 है, अर्थात ये भी एकल परमाणु के यौगिक हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी संयोजकताएं तो 3 है लेकिन परमाणु 1 है, तो वो भी एकल परमाणु के यौगिक कहलाएंगे। अधातु तत्वों में भी आपने देखा कि जिनकी संयोजकताएं भिन्न भिन्न हैं लेकिन परमाणुओं की संख्या 1 है, अर्थात ये भी एकल परमाणु के यौगिक कहलाएंगे। अब बात करते हैं बहुपरमाणु के यौगिक की। तो बहुपरमाणु के यौगिक जो होते हैं ये एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन अपनी संयोजकता को या आयंस को 1 या 2 दिखाएं तो वो 1 दिखाएंगे, तो वो एकल संयोजी यौगिक के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात इसकी संयोजकता 1 है लेकिन ये बहुपरमाणु के यौगिक है। तो ये NH4 होगा। हाइड्राइड, ये भी 2 परमाणु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अर्थात एकल द्विपरमाणु के यौगिक यानी बहुपरमाणु के यौगिक की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे नाइट्रेट, नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ये भी बहुपरमाणु के यौगिक है। कार्बोनेट CO3, इसके भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, अर्थात ये भी बहुपरमाणु के यौगिक है। सल्फाइड, सल्फेट, फास्फेट, ये सभी बहुपरमाणु के यौगिक हैं और इनकी परमाणुकता के आधार पर ये विशेष प्रकार के आयन से अपना बॉन्ड बना करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम, प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादों को संक्षिप्त रूप यानी उसके सिंबल्स यानी प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो रासायनिक समीकरण जो होता है उस जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उससे रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ प्रतीक का यूज किया जाता है। जैसे मेथेन गैस को वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसका शब्द समीकरण है कि जो मेथेन है ये एक गैस है, अर्थात गैस लिखा, प्लस उसे वायु की उपस्थिति में, वायु भी क्या है, गैसों का मिश्रण है अर्थात गैस है, वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, ये हीट का साइन है, गर्म करने का निशान है। जब हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये
शब्द समीकरण है। अब इस शब्द समीकरण को, या मान लीजिए ये का अभिक्रिया है, इसे रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करने के लिए हमें प्रतीकों का यूज करना होगा। अर्थात मेथेन है तो मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग है, अर्थात ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सिंबल CH4, प्रतीक क्या है CH4। मेथेन किसका फॉर्मूला है CH4, और ये क्या है गैस, तो हमने कोष्टक में लिख दिया है G प्लस वायु। वायु क्या है, वायु को ऑक्सीजन मानते हैं, अर्थात ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग है, अर्थात ये CO2, कार्बन एक ऑक्सीजन दो, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है। और प्लस में जल, जल का फॉर्मूला क्या है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 में होना क्या है जल है, और जल क्या है द्रव, अर्थात इसके कोष्टक में L लिखा है। ये जो हमने कोष्टक में चीजें उनके बेस पर प्रदर्शित की गई हैं, ये उनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं। जैसे मान लो कि कोई ए हमारा पदार्थ है और उसके कोष्टक में इस प्रकार एस लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये ठोस है। कैसा पदार्थ है, ठोस है। यदि कोई बी पदार्थ है और उसके कोष्टक में एल लिखा हुआ है, तो मानेंगे क्या कि जो बी पदार्थ है ये कैसा है, द्रव अवस्था में है। इस समय द्रव अवस्था में। जैसे कि सी है और सी के कोष्टक में जी लिखा है, तो जी का मतलब क्या है, गैस है। कभी कभी जी लिखा हो सकता है, कभी कभी इस प्रकार का एरो भी हो सकता है। इस प्रकार एरो होगा तो इसका भी मतलब गैस से होता है, क्योंकि गैस निकलती है उड़ती है ऊपर की तरफ, तो ये गैस के निशान है। ये कोई डी पदार्थ है और उसके कोष्टक में AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब है ये सॉल्युबल इन वाटर, अर्थात जो पदार्थ है वो जल में कैसा है, घुलनशील है, अर्थात इसे आप कह सकते हो द्रवीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, द्रवीय, यानी जल में घुला हुआ है। बात करते हैं अगले पदार्थ की, ये ई पदार्थ है और उसके कोष्टक में PPT लिखा हुआ है। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट से, यानी कि अवक्षेप से। अब जो अवक्षेप होता है ये जलीय द्रव में, जलीय पदार्थ में, जल में उसकी तली पर बैठा हुआ होता है, अर्थात ये ठोस पदार्थ का चूर्ण होता है जो सतह पर जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है, या तो इसे क्या कहेंगे अवक्षेप या फिर प्रेसिपिटेट। कभी कभी ये होता है PPT नहीं लिखा होगा तो एरो इस प्रकार बना हुआ उल्टा एरो, तो इसका भी मतलब PPT से ही होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे कोष्टकों में दिखाई गई हैं, ये उनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं कि CH4 क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, CO2 भी क्या है, गैस है, H2O क्या है, द्रव है। तो ये रासायनिक समीकरण, वास्तविक रासायनिक समीकरण है। अब हम बात करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण हैं, ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, अर्थात इनके संतुलित करने का कारण क्या है। तो हेडिंग बनाइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बेटे रासायनिक समीकरण को संतुलित हमें क्यों करना पड़ा, इसके पीछे का एक कारण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया था। वो द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक यानी रिएक्टेंट और अभिकारकों से बना उत्पाद
जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो जो अभिकारकों की ऊर्जा है वही सेम ऊर्जा किनकी है, उत्पादों की होगी। फर्क कितना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कि द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो आपके अभिकारकों का द्रव्यमान है वही उत्पादों का द्रव्यमान होगा, ये बताया गया है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, जैसे कि मान लो कि कोई अभिकारक है A+D और ये इनका द्रव्यमान है, मान लो A लिया गया है 20 ग्राम और B लिया गया है 10 ग्राम, तो कुल अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हुआ, 30 ग्राम। कितना हुआ, 30 ग्राम। अब इन दोनों अभिकारकों से जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है AB, तो हम AB का द्रव्यमान कितना है, 30। अर्थात द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे आपका LHS हो चाहे RHS हो, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखने होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, तो सबसे पहले हम ये इसकी परिभाषा लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों पक्षों या कह लो अभिकारक और उत्पाद या आपका बायां पक्ष दायां पक्ष चाहे आप अभिकारकों और उत्पाद ये नाम दे सकते हो, दोनों पक्षों की ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या का बराबर करना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि जो हमारे परमाणु हैं जो अभिकारकों में यूज हुए हैं और जिनसे उत्पाद बने, उन दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को इक्वल करना यानी बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण करते क्या है, ये कोई हिट ऑफ ट्रायल मेथड तो है नहीं है कि तुक्का लगाओ सट सट ये होगा फट, ऐसा नहीं है। इसे करने के लिए हमें एक नियम का पालन करना होता है। अर्थात हम कई मेथड से यूज करते हैं, आपके लिए एक सिंपल मेथड है कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के आवर्त सारणी में 3 प्रकार के तत्व रखे गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु में। तो यहाँ पर हम लेते हैं कुछ विशेष प्रकार का नियम पालन करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर जो होती हैं धातुएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। धातुओं, अधातुओं, ऑक्साइड
ऑक्साइड, ऑक्साइड से आपकी समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, धातुओं से आप समझ रहे होंगे, धातुओं की बात कर रहे हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स त्यागती हैं वो धातु होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती हैं वो अधातुएं होती हैं। ऑक्साइड भी एक अधातु है, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विशेषतः बात करनी होती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इनसे हम क्या करेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण है, उस रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम हम धातुओं को बैलेंस करें, तत्पश्चात अधातुओं को बैलेंस करें, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो आपका जो समीकरण होगा वो एकदम संतुलित समीकरण बनेगा। धातुएं, बहुत सारी धातुएं आपने देखा होगा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, फेरस है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, पैलेडियम है, हीलियम है, बहुत सारी धातुएं हैं। उन सभी धातुओं की ही बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स के रूप में हम कोई समीकरण लेते हैं, क्या लेते हैं, समीकरण। माना कि हमारे एक समीकरण दिया, जैसे कि हमारे पास है एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, किसी अम्ल से करा रहे हैं। मान लो हमारे पास अम्ल है HCl, और इसे आप रिएक्ट करते हो, क्रिया इसकी कराते हो, तो हमें प्राप्त होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस निकलता है जल H2O। ये कोई रासायनिक समीकरण है, और ये जो रासायनिक समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है, क्योंकि असंतुलित समीकरण का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है संतुलित समीकरण का। असंतुष्ट आदमी का भी महत्व नहीं होता है, जब तक संतुष्टता प्रकट नहीं होती है तब तक हम दिन प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं और क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार असंतुलित समीकरण का भी कोई महत्व नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी पर आ जाएं तो असंतुलित का मतलब होता है एक कंकाल। अब ये कंकाल है जिसमें हमारा कंकाल हड्डियों का बना हुआ है, तो हम ये पहचान नहीं कर सकते कि ये किस विशेष व्यक्ति का। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ कि जो रासायनिक समीकरण है ये कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई महत्व नहीं होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व होता है। मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी पर जिस प्रकार हमारा कंकाल हड्डियों का बना हुआ है, तो हड्डियों का कंकाल प्रत्येक ह्यूमन बॉडी है, और इसे आप विशेष प्रकार की काया दे दी जाती है तो हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं कि ये बॉडी किसकी है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक समीकरण जब असंतुलित होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। जब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, अर्थात उसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया जाता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या देखनी है, धातुएं। तो हमारे जो रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में धातु कौन कौन सी हैं, इसमें तो एक ही धातु है, अर्थात ये है एल्यूमिनियम धातु, दोनों पक्षों में है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इधर कितने हैं, यहाँ कौन कौन सी धातु हैं, एल्यूमिनियम है, और कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है, और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है। इधर भी वही है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जब जितने परमाणु अभिकारक की तरफ होते हैं उतने ही प्रकार के परमाणु उत्पाद की तरफ होते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोहराए नहीं है। अब इधर देखते हैं तो इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, और इधर देखते हैं इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। क्या किया जाए कि इन दोनों की संख्या बराबर हो जाए, अर्थात उत्पाद की तरफ 2 का गुणा कर दिया जाए एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे,
दो का गुणा करने का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी परमाणु की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो वो परमाणुओं की संख्या सिर्फ उसके यौगिक के सामने ही रखी जाएगी, आगे ही रखी जाएगी। तो हमने यहाँ पर रखी है 2, तो यहाँ पर ये हो गया 2। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन यहाँ कितने हैं, Cl कितने, 3 और 2 का गुणा आगे लगा हुआ है, तो 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 6। और अपने यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। क्या किया जाए कि बराबर हो जाए, तो ये 1 में कितने का गुणा कर दिया है, 6 का गुणा कर दिया जाए। यदि हम यहाँ 6 का गुणा कर देते हैं तो क्लोरीन से यहाँ पर कितने हो गए, 6। अब यहाँ हो गए हाइड्रोजन, कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 6। लेकिन हम नियम के आधार पर चलें तो हमने सबसे पहले धातुओं को संतुष्ट किया है, उसके बाद हमने अधातु को संतुष्ट किया है, Cl अधातु की श्रेणी में रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्साइड की। यहाँ पर ऑक्साइड कितने हैं, 3। ऑक्साइड कितने हैं यहाँ पर, 3। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। क्या किया जाए कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए, अर्थात इसमें क्या कर दिया जाए, 3 का गुणा कर दिया जाए। अब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। 3 का गुणा करना है, H2O के आगे क्या लिख देना है, 3। अब यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 6। यहाँ पर भी कितने हो गए, 6। कितने हो गए भाई, 2 थे, 3 का गुणा हो गया है, तो इधर भी ऑक्सीजन। अब देखते हैं एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, इधर भी 2। क्लोरीन कितने हैं, 6, इधर भी 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर भी 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, इधर भी 6। अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल यूज करना चाहें तो कर लेते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट पर। थैंक यू। इससे कोई दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने ले लिया Fe की क्रिया किससे हो रही है, जल के साथ हो रही है। जब Fe जल के साथ क्रिया करता है या कोई भी धातु जल के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनता है आपका Fe3O4 प्लस निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन। ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को लिख लो। इधर जो परमाणु है, परमाणु उधर भी है, तो आसान हो जाएगा। Fe है और क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। 3 प्रकार के परमाणु हैं इधर, इधर भी देखो, इधर भी 3 प्रकार के परमाणु हैं। अब इनकी संख्या लिख लो। Fe कितना है, 1। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर लिखेंगे Fe कितना है, 3। ऑक्सीजन कितना है, 4। और हाइड्रोजन कितना है, 2। अब इन्हें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इधर Fe कितने हैं, 3। इधर कितना है, 1। क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा करने का मतलब है उसके आगे लिखना, तो 3Fe, परमाणु की संख्या 3 होगी। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ कितना है, 4। क्या करें कि बराबर हो जाए, इधर 4 का गुणा कर दो, अर्थात ऑक्सीजन किसके साथ है, हाइड्रोजन के जल के रूप में, तो गुणा कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। इधर भी 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब बात बिगड़ गई, ये तो पहले की संख्या है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है उधर भी 2 है, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, क्योंकि 4 का गुणा हुआ है, वो मैंने बताया ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में भी हो गया। यहाँ 4 का गुणा हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन यहाँ कितने हैं, 2। तो क्या करें, इसमें 4 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 8। अब देखते हैं Fe कितने हैं, 3।
इधर कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। इधर कितने हैं? 8। कब? जब 4 का गुणा हो गया है तब। जब यहाँ 4 का गुणा कर दिया ना हाइड्रोजन के, यहाँ अकेला ही तो हाइड्रोजन है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार आप करना चाहोगे तो अदर भी बहुत सारे कीजिएगा। और जो कोई भी दिक्कत हो तो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वह रिएक्शंस आसानी से समझा दूंगा। ठीक, थैंक यू।